हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल मुनीब हमीद। तो आज हम किसी और टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा ब्लड प्रेशर और हमारा आज का टॉपिक दो हिस्सों में डिवाइड होगा। फर्स्ट वन विल बी कि हाउ बॉडी मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर, ये बॉडी ब्लड प्रेशर को मेंटेन कैसे करती है। और हमारा दूसरा सेक्शन इसी में होगा व्हाट इज हाइपरटेंशन, अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसे क्या कहा जाता है और उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। तो पहले सेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर होता क्या है? बेसिकली ब्लड प्रेशर होता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। ये ब्लड का फोर्स जो ये एक्सर्ट करता है हमारी आर्टरीज पे, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस ब्लड प्रेशर को बॉडी मेंटेन कैसे करती है? तीन डिफरेंट तरीकों से इसे मेंटेन किया जाता है हमारी बॉडी में। फर्स्ट वन इज न्यूरल कंट्रोल, सेकेंड वन इज हार्मोनल कंट्रोल एंड थर्ड वन इज रीनल मैकेनिज्म। तो अब हम इन तीनों मैकेनिज्म को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला मैकेनिज्म है न्यूरल मैकेनिज्म। अभी न्यूरल मैकेनिज्म में होता क्या है? बेसिकली हमारे पास बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये बैरो रिसेप्टर्स हमारे कैरोटिड साइनस और आयोटिक आर्क में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये बैरो रिसेप्टर्स ट्रिगर हो जाते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, और इनके स्टिमुलेशन की वजह से जो हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटीज है वो कम हो जाती है और नेचुरली ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सेकेंड चीज, जब भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो ये बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेशन डिक्रीज हो जाती है, यानी कि बैरो रिसेप्टर फायरिंग डिक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटीज बढ़ती है, और जब भी हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक एक्टिविटीज बढ़ जाती है उसकी वजह से हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली बढ़ जाता है। क्योंकि जब भी सिंपैथेटिक एक्टिविटीज बढ़ती है हमारी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है, और एड्रेनलिन जब भी रिलीज होता है वो अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट होके डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस को हमारी बॉडी में करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट रेट अल्टीमेटली बढ़ जाती है। तो ये था हमारा पहला मैकेनिज्म। तो बैरो रिसेप्टर्स हमारे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के लिए जरूरी है, और इसका मतलब क्या है कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स। लेकिन इंटरमीडिएट रेगुलेशन भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और वो किस शेप में प्रेजेंट होती है? इन द शेप ऑफ कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट। इसका मतलब क्या है? कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट का मतलब है जब भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फ्लूइड मूव हो जाता है फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इनटू द टिश्यूज, और जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो फ्लूइड मूव हो जाता है फ्रॉम द टिश्यूज टू द ब्लड वेसल्स। अब इससे होता क्या है? ब्लड वेसल्स के अंदर जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली बढ़ जाता है, और जब भी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी अल्टीमेटली कम हो जाता है। तो अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन पे। अभी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन दो डिफरेंट मैकेनिज्म से हमारी बॉडी में होता है। दैट मींस बहुत ही लंबे समय तक जो चीजें चलती है। फर्स्ट वन इज रीनल मैकेनिज्म एंड सेकंड वन इज हार्मोनल मैकेनिज्म। रीनल मैकेनिज्म क्या होता है? रीनल मैकेनिज्म में हमारी किडनीज आती है, और किडनीज बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर। तो कैसे करते हैं? पहला कि ये मेंटेन करते हैं हमारे ब्लड वॉल्यूम को, और दूसरा ये मेंटेन करते हैं हमारे सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को। जब भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली कम हो जाता है। और जब भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो यूरिन रिटेन हो जाता है, रुक जाता है, आउटपुट नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब हमारे आते हैं मेन मैकेनिज्म पे, जो क्या होता है हार्मोनल मैकेनिज्म। और इसमें एक सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं RAAS, रास मैकेनिज्म। अब ये होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म पहले समझाते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जब भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स हमारी बॉडी में होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली बढ़ जाता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। किडनीज में रेनिन रिलीज हो जाता है, और ये तीन डिफरेंट तरीकों से रिलीज हो जाता है। पहला तरीका, जब भी हमारी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है तो ये रेनिन रिलीज हो जाता है। दूसरा तरीका, जब भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो ये रेनिन रिलीज हो जाता है। तीसरा, जब भी हमारी मैक्युला डेंसा सेल्स एक्टिवेट हो जाती है तब ये रेनिन रिलीज हो जाता है। इन तीनों डिफरेंट तरीकों को हम थोड़ी और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे।
पहला तरीका एड्रेनलिन। जब भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटीज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एड्रेनलिन रिलीज हो जाता है और वो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि रेनिन रिलीज किया जाए। दूसरा तरीका, जब भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स दोबारा से रेनिन को रिलीज करते हैं। और तीसरा तरीका मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा हमारी वो सेल्स होती है जो सोडियम को आइडेंटिफाई करते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और ये सेल्स भी स्टिमुलेट करते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को रेनिन रिलीज करने के लिए, जब भी हमारी बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है। और ऑब्वियस सी बात है, जब सोडियम की कमी हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर कम रहता है। इन तीनों डिफरेंट तरीकों से रेनिन रिलीज हो जाता है और रेनिन के रिलीज होने की वजह से हमारा एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे लिवर में। रेनिन ब्लड में रिलीज होता है और एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करता है, इसको बनाता है एंजियोटेंसिन 1, बेसिकली कन्वर्ट करता है, एक्टिवेट इसके बाद हो जाता है, एंजियोटेंसिन 1 बनता है। एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करने वाला एक एंजाइम होता है जो कि लंग्स से आता है, उसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करने में एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये चीजें होती क्यों हैं? बेसिकली रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को और एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता तब तक के लिए। एंजियोटेंसिन 1 भी कोई फंक्शन नहीं कर पाता है, एंजियोटेंसिन 2 है जो एंजाइम है जो कि फंक्शन कर पाता है। इसी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हो जाते हैं जिनकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 बनता है। अब एंजियोटेंसिन 2 की 3 डिफरेंट फंक्शंस है। पहला फंक्शन कि एल्डोस्टेरोन की रिलीज करवाता है, दूसरा फंक्शन एड्रेनलिन की रिलीज करने में भी ये हेल्प करता है, और तीसरा फंक्शन एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि रिलीज करने में हेल्प करता है हमारा एंजियोटेंसिन 2। इन तीनों डिफरेंट हार्मोन्स की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और वो किस वजह से बढ़ता है? एल्डोस्टेरोन भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, किसकी वजह से? कि ये सोडियम को रिटेन करवाता है हमारी बॉडी में। दूसरा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बेसिकली डायूरेसिस किसे कहते हैं? डायूरेसिस मींस वाटर और सोडियम का एक्सक्रीशन। अब एंटी डायूरेसिस मींस डायूरेसिस के ऑपोजिट। तो डायूरेसिस के अपोजिट एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उसका काम क्या होता है? इसी सोडियम और वाटर को रिटेन करना हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और एड्रेनलिन का आप लोगों को पता ही है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटीज को इंक्रीज करवाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये हार्मोनल कंट्रोल है हमारी बॉडी में रास मैकेनिज्म के जरिए, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इन्हीं तरीकों की वजह से ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये रास मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं होता, जिसकी वजह से रेनिन रिलीज नहीं होता और अल्टीमेटली एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनता है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करने में दिक्कत हो जाती है। दैट मींस कि ये रिलीज नहीं हो जाते हैं, और जब रिलीज नहीं हो जाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, यानी कि कम रहता है। तो दिस वाज द हार्मोनल कंट्रोल, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म रेगुलेशन हमारी बॉडी में हो जाता है। हमारे पास ब्लड प्रेशर की 2 टाइप्स है, वन इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड अनदर वन इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक नेचुरल नोन वैल्यू है जो सभी जानते हैं, कॉमन वैल्यू है 120/80, जिसमें 120 इज द अपर लिमिट और इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड 80 इज द लोअर लिमिट जिसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा वो ब्लड प्रेशर होता है जो कि उस टाइम रीड में आता है जिस टाइम हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिस टाइम कार्डियक आउटपुट निकलता है, तो ये ब्लड प्रेशर हमारे कार्डियक आउटपुट पे डिपेंड होता है। सेकेंड वन इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये उस टाइम रीड में आता है जिस टाइम हमारा हार्ट रिलैक्सेशन स्टेट में होता है, और ये ब्लड प्रेशर हमारे पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से आता है। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस एक कंसेप्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हम पहले समझते हैं। पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमारी आर्टेरियोल्स की रेजिस्टेंस होती है, यानी कि आर्टेरियोल्स का कंट्रैक्शन जब होता है तो उनका जो एरिया है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का रीडिंग आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। जब यही पेरिफेरल रेजिस्टेंस हम सारी बॉडी का मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो इस पे डिपेंड है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये आपको समझ आ गया
लिया होगा कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कार्डियक आउटपुट पे डिपेंड नहीं होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर है जो कार्डियक आउटपुट पे डिपेंड है। तो ये दो हमारे टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर्स थे जो कि समझना बहुत ही जरूरी था, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हम इस टॉपिक को समराइज करेंगे, आपको इसकी समरी हम बताने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या चीजें इसमें पढ़ी। हमने ये समझा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमने ये समझा कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, हमने ये समझा कि इसे हमारी बॉडी मेंटेन कैसे करती है, हमारा शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट, हमारा इंटरमीडिएट मैनेजमेंट और हमारा लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। तो हमारी बॉडी इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है डिफरेंट डिफरेंट चीजों को रोकने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स को हमारी बॉडी में रोकने के लिए। और अगर कभी भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दैट मीन्स किसी भी ऐसे सिस्टम का फेलियर हो जाता है हमारी बॉडी में, तो उसे मेंटेन कैसे किया जाता है ये हम अगले वीडियो में जरूर जानने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में हमने ब्लड प्रेशर को समझा, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन अगर किसी भी टॉपिक में आपको रह जाता है तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं उस टॉपिक के बारे में, उस डाउट के बारे में, हम आपको उसके आंसर्स देते चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा। ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आपके शेयर करने से मदद मिले। थैंक यू।